ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। नमस्कार जी, स्वागत है फिर आपका सभी का हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश पर, जिसको अभी तक पंडित जी आर्य समाज मुंबई नाम से हम लोग रन कर रहे थे, चला रहे थे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज बड़े ही व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में जिस विद्वान मूर्ति को आप देख रहे हैं, ये आचार्य वैदिक प्रवक्ता हमारे आचार्य जी, आचार्य कर्ण सिंह जी, आप नोएडा से आए हुए हैं और इस समय वर्तमान में आपकी वैदिक सेवाएं, आर्य समाज के लिए सेवाएं और वैचारिक क्रांति का कार्य, महर्षि दयानंद जी का कार्य, और इसके साथ साथ इस समय जहां हम उपस्थित हैं ये है आर्य समाज वाशी नवी मुंबई। यहाँ पर आए हुए हैं आचार्य जी आप 44वां स्थापना दिवस समारोह इस आर्य समाज ने आयोजित किया है। उसमें आप वैदिक विद्वान के रूप में प्रचार प्रसार के लिए, आपके प्रवचनों को सुनने के लिए यहाँ पर आर्य समाज ने आपको आमंत्रित किया है। तो मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि डीएवी में सेवाएं देते देते इतने व्यस्त समय में वहाँ पर प्राचार्य के रूप में पद पर रहते हुए भी इतने कम समय में भी आपने आर्य समाज के लिए आपने समय दिया। इसके लिए आप सब पत्नी यहाँ पर आए हैं, तो माता जी का भी और आपका, आप दोनों का आर्य समाज वाशी की तरफ से और समस्त आर्य समाजों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आचार्य जी, कुछ प्रश्न है क्योंकि आप वैदिक प्रचारक हैं, तो कुछ प्रश्न हैं जो हमारे जो वैदिक प्रचारक हैं और जो कार्यकर्ता है और जो आर्य समाज के विद्वान हैं और जो आर्य समाज के जो मंत्री और प्रधान हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो निगाहें हैं, सोच है, वो आर्य वैदिक विद्वानों की तरफ होती है आचार्य, और वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पर समय के अभाव में वो प्रश्नोत्तरी और परिचर्चा हो नहीं पाती है। तो आज आप वाशी में आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आचार्य जी उनकी तरफ से कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ और उन प्रश्नों को मैं लिख करके लाया हूँ आचार्य जी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो प्रश्न मेरे सामने है और उन प्रश्नों का उत्तर जो है मैं चाहता हूँ आचार्य जी आप अपनी सूझबूझ समझ से अपने एक आशीर्वाद के रूप में हमारे आर्य समाज के लिए और महर्षि दयानंद की धारा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए आप कुछ प्रश्नों का उत्तर आप हमको दीजिए। तो आचार्य जी मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? जी जी, धन्यवाद। तो आचार्य पहला प्रश्न है आपके लिए कि आर्य समाज की इस राष्ट्र को वर्तमान में क्या आवश्यकता है? बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसे चैरिटीज काम कर रहे हैं, बहुत सारे धर्म काम कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और हम बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसी इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच में भी रह करके, बड़े बड़े जो नेता नगरी के लोग हैं उनके विचारधारा के रूप में भी रह करके आर्य समाज जो है वो राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है? वर्तमान परिस्थिति में क्यों, उसकी क्या उपयोगिता है, वो कहाँ स्टैंड करता है, आखिर क्यों है आर्य समाज इस राष्ट्र के लिए? देखिए कैलाश जी, जैसा आपने प्रश्न उठाया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस पर कई और संगठन के लोग भी इस प्रकार के आक्षेप आर्य समाज पर करते हैं कि अब आर्य समाज की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। आर्य समाज ने देश को आजादी दिलाई, सबसे पहले आजादी का बिगुल बजाया, अनेक क्रांतिकारी इसके मंच से आए, जेल गए और देश को स्वतंत्र करा दिया। देश अब स्वतंत्र हो गया, इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि अन्य संगठनों में और आर्य समाज में क्या मतभेद है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। क्या अंतर है? मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अंतर यह है कि आर्य समाज वेद की विचारधारा को मानता है और सार्वभौमिक सिद्धांत पर काम करता है जो समस्त मानव के लिए कल्याणकारी है। केवल भारत की बात नहीं करता, हम विश्व की बात करते हैं, क्योंकि हमारा नारा है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। तो हम सारे विश्व को आर्य बनाएं, अच्छा बनाएं। तो दुनिया का कौन देश है जो अच्छा नहीं बनना चाहता? इसीलिए आर्य समाज की जो मौलिक आवश्यकता है वर्तमान में, वो उतनी आवश्यकता है जितनी 1875 में ऋषि दयानंद ने जब स्थापना की थी, उससे भी ज्यादा कहीं आवश्यकता आज अनुभव की जा रही है। और वो उसका सिद्धांत ये है कि मूल वेद का सिद्धांत है और वेद का सिद्धांत सबके लिए समानता देता है। अन्य मतांतर के लोग तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए और किसी को देखिए, तो वो कहते हैं स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री शूद्रो नाधीयताम। अभी उसी पुराने सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। ऐसा बोला है उन्होंने? ऐसा बोला है। ओके, उनको हमने चैलेंज दिया, चुनौती दी है। अच्छा, हमारा वीडियो भी लगा हुआ है इसमें। तो इस प्रकार से जो है आज भी उनके अनेक शंकराचार्य इस मत को पुष्ट करते हैं। तो हम यहाँ खुली चुनौती भी देते हैं उनको कि वो किस प्रमाण के साथ इस बात को कहते हैं, वो सामने आए और ये सिद्ध करें कि किस प्रमाण के आधार पर वो ये कहते हैं कि स्त्री शिक्षा ना हो और स्त्री वेद ना पढ़े, वेदों की शिक्षा ना लो और गायत्री का जाप ना करे। तो ये तो उस माता का भी अपमान है जिससे उन्होंने जन्म लिया। इसीलिए आर्य समाज की
मूलभूत आवश्यकता ये है कि आर्य समाज वेद के सिद्धांत पर काम करता है और वेद का सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य सिद्धांत है जो विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए आर्य समाज की सब संगठनों की अपेक्षा अधिक वर्तमान में आवश्यकता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर कैलाश जी मिल गया होगा। बिल्कुल अच्छा जी। कह करके मैं, और जिनको संतुष्टि नहीं है वो केवल वेद को पढ़ें और वेद के सिद्धांत पर चर्चा करें तो उन्हें पता चल जाएगा यही सनातन का जो है वास्तविक स्वरूप जो है, विशुद्ध रूप जो है वो आर्य समाज है। आचार्य जी माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ, इसी में एक और पुस्तक है जिसको महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नाम से दिया है। मुझे लगता है कि आचार्य वेद के साथ साथ अगर सत्यार्थ प्रकाश भी अगर कोई पढ़े, क्योंकि संस्कृत पढ़ना उसको पूरा समझना वेद को कहीं ना कहीं कुछ कठिन होता है, तो सत्यार्थ प्रकाश को भी अगर पढ़ लिया जाए तो वो इस सब प्रश्नों में कहीं सहायक होगा। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश भी कोई सरल नहीं है, उसमें दार्शनिक विषय ऋषि ने दिया है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जिन्हें पहले पढ़ाना शुरू करना है, ये मेरा कहना है कि उन लोगों को पहले उत्तरार्ध के 4 समोल्लास 11वें से लेकर के 14वें तक पढ़ाना चाहिए। 11वें से 14वें तक ओके, उनकी रुचि अभिरुचि बनेगी और उसके बाद वो सारे सत्यार्थ प्रकाश को बड़ी श्रद्धा के साथ में पढ़ेंगे। और जब श्रद्धा से उसका पालन करेंगे तो मेरा ये मानना है कि सत्यार्थ प्रकाश जिस बेटी के हाथ में होगा, जिस बेटे के हाथ में होगा, वो किसी भी प्रकार से कभी भी किसी विधर्मी के चक्कर में आकर के जो है अपने धर्म को जो है नष्ट भ्रष्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आर्य समाज की महती आवश्यकता है और राष्ट्र की प्रगति में आर्य समाज का आज भी वर्तमान में भी उतना ही योगदान है, क्योंकि नैतिक पतन जिस राष्ट्र का हो जाता है, संस्कृति का हो जाता है, वह राष्ट्र कभी उन्नति नहीं किया करता। और राष्ट्र किसका नाम है? राष्ट्र किसी भूमि के टुकड़े का नाम नहीं है। राष्ट्र नाम है यहाँ संस्कृति, इतिहास और भूमि, इन तीनों से मिलकर के राष्ट्र बनता है और इन तीनों की रक्षा करने वाला राष्ट्रभक्त होता है। तो इनकी रक्षा वेद के सिवाय और किसी अन्य मार्ग से अच्छे से नहीं हो सकती। इसीलिए आर्य समाज की आज राष्ट्र के निर्माण के योगदान में महती आवश्यकता है और सार्वभौमिक सिद्धांत पर आर्य समाज काम कर रहा है। आप ही के प्रश्न में और एक प्रश्न जुड़ जाता है। अभी आर्य समाज वासी के कार्यक्रम में आपने बड़ा सुंदर प्रवचन दिया और हमारे आर्य समाज के वासी के ही कोई माननीय अधिकारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कोई बोल रहे थे कि इसमें अभी और ज्यादा युवाओं को जोड़ने की और जुड़ने की आवश्यकता है। तो आचार्य जी, अगला प्रश्न है कि प्रचार प्रसार के लिए कहीं ना कहीं, जैसे आप वैदिक विद्वान हैं, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करके अगर युवा वर्ग बाल्यावस्था के बाद से ही युवा वर्ग अगर उसमें जुड़ जाए और वो प्रचार प्रसार करे तो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो युवाओं को किस तरह से आर्य समाज में जोड़ा जाए? आचार्य जी देखिए, युवाओं के जोड़ने का एक माध्यम है और इसमें आर्य समाज का युवा संगठन है आर्यवीर दल, जो प्रमाणिक है और सब प्रकार से उसको बड़े ही विद्वानों ने उसको बनाया है और आर्य नेताओं की सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा, सेवा कार्य के लिए बनाया है। जहाँ भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं आप देखते होंगे तो आर्य वीर दल के नौजवान ही वहाँ काम करते हैं और कोई दूसरा संगठन देखने में नहीं आता। तो ये आपको हम बताते हैं कि वहाँ से ये निर्माण कार्य शुरू होगा। दूसरा ये है कि सबसे विशेष बात ये है कि हम जो 5 यज्ञ की बात करते हैं, पंच महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ गृहस्थियों को अपने घर में करने का निर्देश ऋषि ने किया है। जहाँ से निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, परिवार से समाज का निर्माण होगा, समाज से राष्ट्र का निर्माण होगा। जिन युवा युवतियों की बात आप कर रहे हैं कि आज वो जुड़ नहीं रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि 2 वर्ष से लेके और 12 वर्ष तक जिस बालक के हृदय में जो संस्कार स्थापित कर दिए जाते हैं वो फिर उत्तर बढ़ते हैं, छूटते नहीं है। तो इसीलिए हम वहाँ उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए चाणक्य ने यहाँ एक बात कही ना, 5 वर्षाणी लालियेत 10 वर्षाणी ताड़ियेत प्राप्तेषु षोडश से मित्र से चक्षुषा समीक से, यानी कि 5 साल का बालक बालिका हो तो उसे हम अच्छे से प्यार दें, दुलार दें, और जब 10 से 12-15 साल का हो तो तब उसकी ताड़ना करें, निरीक्षण करें कि ये कहाँ किस दिशा में जा रहा है और कैसे मानसिकता से ग्रसित हो गया है, कहीं दूसरे मत की किस प्रकार की कुचेष्टा तो नहीं कर बैठा है। तो उसे जब हम करेंगे प्राप्तेषु षोडश से मित्र से चक्षुषा, और 16 साल के बाद मित्र जैसा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। तो वहां से हम चलेंगे तो निश्चित ही युवा हमारे साथ खड़ा होगा और वहीं से उसे वो संस्कार दिए जा सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा वहां से देंगे, वहीं से उसे अच्छी बातें बताएंगे तो वो इन्हें स्वीकार करेगा। लेकिन जब उसका बचपन से कोई संबंध नहीं रहता और इन विचारों के वो नजदीक में नहीं रहता और 16 साल आने तक, 18 साल में होने तक वह दूसरी संस्कृति के विचारों से प्रभावित हो जाता है, इसीलिए वह इसको हीन मानता है उसके समीप में। क्योंकि आज जो मॉडर्न जमाना है उसकी भौतिकता की चकाचौंध को देख करके अपने आप को हीन सा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके संज्ञान में वो बातें पूर्व से धर्म के विषय में कोई चर्चा कभी हुई नहीं है परिवार। इसीलिए इसका मूल कारण जो है युवाओं को जोड़ने का, वो परिवार में यज्ञों का
प्रारंभ करना है, यज्ञों को वहाँ करें और वहाँ करने से सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। और उसके बाद आर्यवीर दल के शिविरों में बालक बालिकाओं को भेजें, आर्यवीरांगना दल के शिविरों में भेजें। यहाँ अपने आचार्य नरेंद्र जी बैठे हैं जो यहाँ संचालक हैं। आचार्य नरेंद्र जी और धर्मधर जी दोनों ही बहुत काम करते हैं, बहुत काम कर रहे हैं। इसीलिए उस माध्यम से हम युवाओं को इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं। वहाँ उनका युवाओं का ही प्रोग्राम दिया जाता है। जैसे स्तर का बालक होता है उसी स्तर का उसको शिक्षा और संस्कार और उसके विचार उस प्रकार के प्रदान किए जाते हैं। अच्छा जी, आपने आर्यवीर दल की बात करी तो मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। आर्य समाज वाशी एक ऐसी समाज है जो आर्यवीर दल को शिविर के लिए ना तो सिर्फ केवल जगह देता है, बल्कि वहां पर होने वाले कार्यक्रमों में जितने बच्चे आते हैं उन सबके रहने के साथ साथ भोजन आदि की व्यवस्था भी आर्य समाज वाशी के द्वारा की जाती है। और प्लस उसमें जो आर्य समाज वाशी कहता है आचार्य जी जो इसमें खर्चा कम पड़ेगा वो सब हमारा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द आचार्य आर्य समाज वाशी और वहाँ के अधिकारियों के लिए भी आप। आर्य समाज वाशी के प्रधान जी बैठे हैं सामने जी, और मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण जो हैं वो मैंने पहले ही मंच से अपने उद्बोधन में इस बात को प्रारंभ में कहा कि आर्य समाज वासी का जो 150वें वर्ष के मनाने में योगदान रहा और यहाँ 400 लोगों को उन्होंने ठहरा करके भोजन आदि की व्यवस्था और ठीक प्रकार से उनकी सेवा की है, तो आर्य समाज वासी वास्तव में बहुत ही धन्यवाद का पात्र है और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इसी प्रकार से अन्य समाजों को भी आर्य समाज वासी से प्रेरणा लेकर के कार्य करना चाहिए, तो निश्चित ही आर्य समाज की गति, दिशा और दशा बदलेगी। जी, और एक अंतिम प्रश्न है आचार्य जी। अभी कुछ समय पूर्व, अभी 29-30 मार्च को आर्य मुंबई की सभी समाजों ने और दिल्ली की भी कुछ समाजों ने मिलकर के बहुत भव्य कार्यक्रम किया था आचार्य जी। सिडको एग्जीबिशन में हमारे, उसमें आप भी उसमें आए थे। तो उसमें जिस तरह की जो विद्वान लोग आए थे उसमें कुछ आचार्य जी जैसे स्वामी सच्चिदानंद जी आए थे, आयुषी राणा जी आए थे, गौतम खट्टर जी आए थे। उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई खट्टर जी से, पर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से और बहन आयुषी राणा से भी हमने कुछ परिचर्चा की थी। आचार्य वेदपाल जी आए थे हमारे आरसीएम मुंबई काकड़वाड़ी में, उनसे हमने परिचर्चा की थी, तो उनके हमने कुछ इंटरव्यूज लिए थे। तो उसी कड़ी में आज आपका भी हमने समय लिया है। तो एक प्रश्न में भूमिका क्यों बना रहा हूँ आचार्य जी, एक प्रश्न में सदा हमेशा उस आर्य समाज के प्रचारक से, वो सन्यासी हो या विद्वान हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनसे एक प्रश्न में हमेशा करता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ आचार्य जी, इस आर्य जगत के लिए, आर्य समाज की गति के लिए और दिशा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रश्न मेरा हमेशा रहता है। सामान्य से एक प्रश्न है आचार्य जी कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार को कैसे करें, ये हर कोई करता है। मेरा प्रश्न इससे हट करके है कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार को कैसे करें और कहाँ करें, कहाँ करें, इस पर भी थोड़ा सा विचार। कैलाश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। और देखिए, आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए और आर्य समाज की दिशा दशा बदलने के लिए मैं हर जगह मन से इसी बात को कहता हूँ कि आर्य समाज में अभी जो है 3 बातें अटकी हुई हैं। आर्य समाज में एक तो ये है, एक सिद्धांत ये लागू कर दीजिए कि आर्य समाज की 4 दीवारी के बाहर प्रचार हो, और जहां आर्य समाज की विचारधारा को कोई जानता नहीं जी, वहां हमें जाकर के आर्य समाज के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। अब जैसे वासी आर्य समाज है, तो वासी आर्य समाज में सत्संग होता है, अच्छी बात है, लेकिन वासी आर्य समाज को के अधिकारियों को ये योजना बनानी चाहिए कि यहाँ कौन कौन से मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें अब तक आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो वहाँ किसी प्रकार से व्यवस्था बना के, स्वामी दयानंद ने यही नियम उपनियम में दिया है। आर्य समाजों में कहीं भी यज्ञ करने का विधान नहीं दिया है, वो यज्ञ करते हैं वो अलग बात है। स्वामी जी ने गृहस्थियों के यहाँ यज्ञ करने का विधान किया, गृहस्थी अपने घर में यज्ञ करे। आर्य समाज में ऋषिदान उपनियम में लिखते हैं, आप पढ़ें उसमें नियम उपनियम में, कि सायंकाल आर्य समाज के अधिकारी, सभासद, मंत्री, प्रधान सब जो है आर्य समाज में सब इकट्ठे हुए, क्योंकि ऋषि जानते थे कि सब अपने कार्य व्यवसाय में भी लगेंगे और उनके पास सुबह समय नहीं होगा, तो वो सायंकाल में आएंगे आर्य समाज में, वहाँ बैठेंगे, तो वहाँ आकर के जो है भजन गाएं और वेद पढ़ें और वेद प्रचार की योजना बनाएं कि आज हमने इस मोहल्ले में किया, कल हमने उस मोहल्ले में करना है, कल हमने उस मोहल्ले में करना है, उस गांव में जाना है। तो ये जब आर्य समाज का मतलब है कि हमारा एक केंद्र है, ये यहाँ से हम जो है हमारा सेंटर है, यहाँ से हम योजनाएं प्रस्तावित करेंगे और उन योजनाओं के माध्यम से, अपने आर्य समाज के माध्यम से उसका आर्थिक जो धन है वो वेद प्रचार से इस प्रकार से लगाएंगे। अब जैसे सिड्डी को हाल में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, चलो आर्यों का मेला था, ये बहुत अच्छी बात है, दूर दूर से आकर के हम सब लोग मिले, एक दूसरे की कलाओं का, प्रतिभाओं का पता चला, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ, ये भी होना चाहिए। लेकिन इससे हटकर के मैं जो बात कह रहा हूँ, एक तो अभी आर्य समाज हमारे जो है
यहाँ से ऊपर ऊपर आर्य समाज है, यहाँ से नीचे सब जातिवाद का जहर भरा है, तो आर्य समाज का कल्याण होने वाला नहीं है जब तक। एक तो समस्या ये है। दूसरा ये है कि हम बाउंड्री से बाहर निकलें और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार वहाँ करें जहाँ कोई आर्य समाज की ABCD जानता नहीं। वहाँ उनको हम जो है छोटी छोटी टेक्स्ट के रूप में जो है, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय जो है अपना तर्कशास्त्र के आधार पर जो है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, ऋषि के क्षेत्र में जो है और सारे को छोटे छोटे टेक्स्ट छपवा करके जो है चुनौती दी लोगों को और वो टेक्स्ट बंटवाए। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा प्रचार सफल होगा और हमें वहां से कार्यकर्ता मिलेंगे। मेरा एक मानना इसमें हो रहा है, मैं हर जगह सुझाव देता हूँ जी। अच्छा। जैसे आपका ये बम्बई महानगर है, इतना बड़ा नगर है जी, इसमें जो झुग्गी झोपड़ी छोटी कॉलोनियां हैं जी, हम उनके बीच में प्रचार की योजना बनाएं जी, जहाँ जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं और उन्हें हे मान करके छोड़ रहे हैं, दूसरे संगठन उसका लाभ उठा रहे हैं, तो हम आर्य समाज के लोग वहाँ योजना बनाएं और वहाँ उनको छोटी छोटी पुस्तिकाएं निःशुल्क बांटें। अगर वस्त्र आदि की आवश्यकता है उनकी वो भी करें, कोई फीस आदि दे सकते हैं वो करें। तो निश्चित ही मान लीजिए हमने एक मोहल्ले में आज किया, 50 व्यक्ति जुड़े, वहाँ एक यज्ञ रखिए, ज्यादा कोई बड़ा कार्यक्रम रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसा खर्च, कम खर्च में ज्यादा काम होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। तो वहाँ हमने यज्ञ, आपका एक विद्वान गया, उसने यज्ञ कराया, शंका समाधान हुआ, आर्य समाज की कुछ बातें बताई और उसने वहां से जो है 3-4 ऐसे युवक जोड़ दिए जो हमसे परमानेंट जुड़ गए। मान लीजिए उसने 100 जगह काम किया तो हमारे कितने कार्यकर्ता खड़े हो गए? 400 कार्यकर्ता हो गए। फिर आप पूरे उसका जो है 400 का एक सम्मेलन करिए, वो फिर अपना अचीवमेंट बताएंगे कि हमने 10 सदस्य जोड़े हैं, उसने भी कहेगा वो मैं 10 सदस्य जोड़ा, फिर वो कहेगा मैंने 15 जोड़े हैं, कोई कहेगा मैंने 20 जोड़े हैं। तो ये जो कड़ी श्रृंखला जुड़ती जाएगी तो आपका जो एक संख्या दायरा है, हमारा दायरा है, वो बढ़ जाएगा और उससे बढ़ने से उनके, जब हम सेवा कार्यों में सम्मिलित होंगे, उनके किसी दुख सुख में सम्मिलित होंगे। आज आर्य समाज ने सेवा को छोड़ दिया है, आर्य समाज सेवा के बल पर ही देश में फैला था और सेवा कार्य को हमने छोड़ दिया है। केवल हम सेवा लिमिटेशन में करते हैं जी। अच्छा। हमने देख लिया भाई आर्य समाज के शास्त्री जी हैं, वो मंत्री जी हैं, वो प्रधान जी हैं, वहां तक हमने कर लिया, लेकिन हम इससे बाहर निकल के जब करेंगे तो निश्चित ही वैदिक धर्म का प्रचार होगा और आर्य समाज का प्रचार होगा और आपके पास में संख्या बल भी होगा। कैलाश जी, ये मेरा वादा है आपसे, कभी भी इसमें किसी प्रकार से भी हमारा परिणाम खाली नहीं रहेगा, बहुत बड़ी संख्या में एक परिणाम निकल करके आएगा जी। बहुत अच्छा आचार्य जी। और इसमें इसी कड़ी में एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे करता हूं, आप आर्य समाज से कैसे जुड़े? देखिए ये बड़ा विचित्र प्रश्न आपने किया जी। अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात आपको बता दूं जी कि मेरे पड़बाबा जी, ठीक है, मेरे पड़बाबा यानी कि मेरे पड़बाबा ओके, बाबा के बाबा नहीं, बाबा के पिता 5वीं पीढ़ी आप हुए? 5वीं पीढ़ी हुआ जी। तो मेरे पिता के पिता यानी कि मेरे बाबा के बाबा जी, मेरे यानी कि पड़बाबा, मेरे पिता के बाबा, वो जो है उस समय मेरठ में गए थे। अच्छा। ये बात सन 74 की है, 75 की, जिस समय ऋषि दयानंद मेरठ में काम कर रहे थे जी। तो उन्होंने वहाँ मेरठ में स्वामी दयानंद को देखा कचहरी से आते हुए, जब वो कचहरी से आ रहे थे। आपके परबाबा ने महर्षि दयानंद को देखा तो आप उस कड़ी के हैं? उस कड़ी के हैं। आकर के उन्होंने गाँव में बताया कि एक ऐसा सन्यासी उनसे नहीं कहा गया। हाँ। तो उन्होंने, जो भाषा ऐसी थी, तो उन्होंने कहा एक सन्यासी मेरठ में इस प्रकार का आया है, अच्छा। न तो कपड़े पहनता है जी। और हमारे सभी देवी देवताओं को खंडित करता है, अच्छा। लेकिन उनके पीछे फिर भी एक भारी भीड़ है, अच्छा। जो उनके पीछे दौड़ी जाती है, लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, उत्सुक हैं और हाइट भी उनके 7 फुट है। अच्छा। ये उन्होंने गाँव में आकर के बतलाया और वो बीजारोपण वहाँ से ऐसा हुआ कि उससे हमारे बाबा और फिर हमारे पिता जो है पृथ्वी सिंह बेदरक के शिष्य बन गए थे। वो भजनोपदेशक जैसे गायक थे वो, और वो फिर जाने लगे थे। लेकिन आप जानते हैं कि ठाकुर परिवारों में ये बीमारी थी कि वो हमारे भाई कैसे हमारा बेटा गाएगा, तो उन्होंने, हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा ने उसको जाने नहीं दिया। अच्छा। और फिर जल्दी उनका देहांत हो गया। तो हमारे पिता ने तो हमको उंगली पकड़ के बचपन में ले जाने लगे थे और फिर उसके बाद हम वहीं, हमारे यहाँ एक गुरुकुल है, वहाँ हम पढ़े और आर्य समाज से जुड़े, बचपन से जुड़ गए थे, तो उसी में काम कर रहे हैं। फिर आगे तो बहुत बढ़िया। तो आचार्य जी अब हमने अपने बच्चों को भी जोड़ दिया। हाँ, अब केवल बच्चों को नहीं जोड़ना है, मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि जैसे पूज्य आचार्य जी ने बताया कि 5वीं पीढ़ी से आचार्य जी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। महर्षि दयानंद को उनके पर बाबा जी ने जोड़ा, तो पर बाबा जी की देखी हुई आंख से, उनकी वैचारिक आंख से आज भी आचार्य जी जो है महर्षि दयानंद को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आचार्य जी कहीं ना कहीं ये जो
परंपरा चली आ रही है और आगे 5 पीढ़ी तक ऐसे ही बिल्कुल इसको आप आगे बढ़ाइए। नहीं, इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात है। देखो, हमारे 2 बेटे हैं जी, तो दोनों को हमने बचपन में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया। जब हम संध्या करते थे दोनों को साथ लेके बैठते थे जी, और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पंचशील जब करें बच्चों को साथ लेके बैठे हैं जी, तो उसका संस्कार बनता है। एक से हम कहते थे भाई सत्यार्थ प्रकाश पढ़, एक को कहते थे भजन बोल, तो उनकी अभिरुचि बनती थी। जब वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता था तो उनके मन में प्रश्न उठते थे, तो वो फिर पूछते थे। आज भी वो पूछते हैं और शंका समाधान करते हैं। तो अभी मैं एक खुशी की बात बताऊं आपको, आज के इस युग में बालक शास्त्रियों के, आचार्यों के भी कुर्ता पजामा पहन के यज्ञ में बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा जब गृह प्रवेश हुआ, अभी पिछले जून की बात है, 8 जून की, तो बच्चों ने कहा मुझे तो बताया नहीं, वो 4 धोती खरीद लाए। उन्होंने कहा हम भी धोती पहनेंगे और अपना कुर्ता सिमाई अलग से। तो वहाँ सब हमारे आए हुए अतिथियों को इतना अच्छा लगा और मुझे कहना भी नहीं पड़ा। तो ये संस्कार, ये समझ लीजिए कि आप यानी कि उत्तरवर्ती जो है आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में जाते रहेंगे। ये ऋषिदान का विशेष कार्य होगा। अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर परिचर्चा आज हमारे बीच में पूज्य वैदिक प्रवक्ता हमारे आचार्य करण सिंह जी जो कि नोएडा से आए हुए हैं, आपने बहुत सुंदर अपना आशीर्वचन दिया है। आर्य समाज की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रचार प्रसार की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपने हमको दिया है। तो मैं पुनः आर्य समाजवासी की तरफ से, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई की तरफ से एवं सभी समाजों की तरफ से सर आपका आचार्य जी और पूज्य माता जी का आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जब भी मुंबई नगरी में आपका आना हो तो ये आपका घर है, आप अपनी सेवाएं हमको देते रहिए और अपना आशीर्वाद भी हमको देते रहिए। तो हम पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कैलाश जी, धन्यवाद तो आपका है कि आपने हमें विशेष अपने आपसे जो है हमारे प्रति श्रद्धाभाव रखते हुए हमारा साक्षात्कार किया। इसके लिए विशेष धन्यवाद आपको है। परमात्मा आपको शक्ति दे और इसी प्रकार से आप आर्य समाज और ऋषिदान का कार्य करते रहें, दुनिया में फैलाते रहें। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विद्वान और नए चेहरे के साथ। आज की परिचर्चा को करते हैं यहाँ पर समाप्त। तो आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। अगर आपको हमारी बातें सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर नहीं चाहिए, केवल आप इन बातों को अपने वैचारिक माध्यम से इन बातों को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।